हेलो एवरीवन। आयुर्वेद अमृतधारा विद डॉक्टर प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय की चर्चा मैं करने जा रही हूँ वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम अनीमिया का नाम देते हैं। अनीमिया जिसे आयुर्वेद में हम पांडु रोग से कोरिलेट करते हैं या पांडु रोग के नाम से जानते हैं, आज हम इसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करूँगी इसकी प्रेवलेंस। अनीमिया जो है वो भारत की ही नहीं, मतलब पूरे विश्व की एक समस्या बनी हुई है। विश्व की बात करूं तो 30% लोग जो हैं वो अनीमिया से ग्रस्त हैं, और भारत की बात करूं तो भारत में ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वो अनीमिया से ग्रस्त हैं, जिनमें छोटे बच्चे, एडोलिसेंट्स और रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स वो ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। तो बात करूँगी इसके इसके कारण की, इसके लक्षणों की, फिर इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस की और इसका मैनेजमेंट, ये सभी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करूँगी अनीमिया होता क्या है। अनीमिया मॉडर्न साइंसेस के अनुसार आयरन, खून में जो आयरन की कमी है उसे बोला जाएगा अनीमिया। मतलब रक्त धातु में या हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया का नाम दिया जाता है। जो क्रिटिकल वैल्यूज़ जो गवर्नमेंट ने दी हुई हैं क्रिटिकल वैल्यूज़, उन क्रिटिकल वैल्यूज़ से अगर कम वैल्यू आती है तो उसे हम अनीमिया देते हैं, अनीमिया का नाम देते हैं। इसमें भी कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, अलग अलग कैटेगरीज का नाम दिया जाता है। तो आयुर्वेद अनुसार पांडु ये पित्तज विकार है, पित्त दोष की वजह से ये विकार होता है, और रक्त धातु की दुष्टि से विकार होता है। तो आयुर्वेद अनुसार ही चर्चा करेंगे हम, पांडु रोग की चर्चा हम आयुर्वेद अनुसार ही करेंगे। तो इसमें भी 3 प्रकार आते हैं, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। ये तीनों दोषों से युक्त जो है पांडु रोग होता है। अलग अलग फॉर्म्स हैं इसकी। और सबसे पहले मैं बताऊंगी पांडु रोग में पांडु क्यों नाम पड़ा। इसका नाम पांडु इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो है स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है। स्किन जो है वो पीली, जब पेल कलर या वाइटिश कलर जो है स्किन का वो हो जाता है। तो इसके कारणों के बारे में बताऊं तो अनीमिया या पांडु रोग जो है वो रक्त धातु की दुष्टि भी किस प्रकार होगी। आयुर्वेद में जो डाइजेशन है, अग्नि को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अगर अग्नि अपना कर्म अच्छे से नहीं कर रही है तो हमारी धातुएं जो हैं वो भी अपना कर्म अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। तो आयुर्वेद में जो हमारी धातुएं सात धातुएं मानी गई हैं आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में एक धातु का दूसरी धातु से मतलब संबंध है, कनेक्शन है। तो रस धातु की दुष्टि होती है, तो रस धातु की अगर दुष्टि होगी, रस धातु को हम मॉडर्न साइंसेस में लिम्फ या लिम्फेटिक फ्लूइड से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर शरीर में रस धातु की दुष्टि होगी या विकृति होगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा रक्त धातु पे, और जब यदि इसमें पित्त की वृद्धि हो जाती है तो रक्त धातु में दुष्टि आ जाती है। तो ये आ गया इसका कारण। अब इसके इटियोपैथोजेनेसिस जो है, मतलब पैथोलॉजिकल कारण जो हैं वो बताऊंगी। पैथोलॉजिकल कारण में आयुर्वेद में जो कारण माने गए हैं वो है सबसे पहले अग्नि का मांद्य होना, मतलब जो जठर अग्नि है उसका मंद होना, मतलब आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो एक सबसे प्राइम कारण है पांडु रोग होने का। दूसरा कारण मैं बताऊंगी तो अनियमित या असंतुलित आहार का सेवन, जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं या विरुद्ध अन्न खाते हैं। आयुर्वेद में अन्न को खाने का भी विधान है कि विरुद्ध एक चीज़, जैसे दही के रात्रि में दही ले लिया तो वो विरुद्ध हो जाता है। तो विरुद्ध अन्न का एक अन्न का दूसरे अन्न के साथ सेवन नहीं करना है, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स हैं, वो विरुद्ध अन्न है, तो विरुद्ध अन्न का सेवन नहीं करना है। अभी हम जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उसके बाद हम आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर हम गरम खाना खा रहे हैं, तो ये आ जाता है विरुद्ध अन्न। तो विरुद्ध अन्न का जो सेवन है वो हमारा पांडु रोग में बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण मैं बताऊंगी जो हमारा पेट में कीड़ों का होना, मतलब पेट में कृमि हो जाना। कृमि होने की वजह से भी हमें पांडु रोग की दुष्टि हो जाती है। चौथा कारण बताऊंगी एक्सेसिव वर्कआउट, जो बहुत ज़्यादा कार्य करना, उससे भी अनीमिया हो जाता है, रोग होना। एक स्पेशल कारण होता है आयुर्वेद में
जो मॉडर्न साइंसेस के अनुसार नहीं, ये सिर्फ आयुर्वेद के अनुसार है। जैसे मिट्टी के खाने से पांडु होना, मतलब मृतिका भक्षण जन्य पांडु, और अक्षत भक्ष्य जन्य पांडु, मतलब अक्षत जो कच्चे चावल बच्चे खाते हैं या फीमेल्स खाती हैं, उनमें भी पांडु रोग पाया जाता है। और कारण में जैसे एक्सेसिव ता या कड़वा खाने से, जो पित्त प्रकोपित करने वाली चीज़ें हैं उनको खाने से, एक्सेसिव फ्राइड फूड खाने से पांडु रोग की उत्पत्ति। और फिर विहार की बात करूँगी तो ये तो आहार की बात थी, और विहार की बात करूँ तो जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, दिन भर सोए रहना, मतलब चेष्टा नहीं करना, तो ये भी कारण माने गए हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फिर मैं बात करूंगी, अब इसके, ये तो हो गए इसके कारण, अब इसके लक्षणों पे आऊंगी। तो लक्षण में इसका सबसे प्रथम लक्षण आता है जो फेस का डिस्कलरेशन हो जाता है, फेस का पीलापन हो जाना। दूसरा लक्षण इसका है थकावट महसूस होना। ये इसके प्राइमरी लक्षण है, मतलब शुरुआती लक्षण जो आते हैं ना, वो ये आते हैं। थकावट महसूस होना, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, और काम करने की इच्छा ना होनी, नौशिया जैसे उल्टी का मन करना, तो ये सब, भूख का ना लगना, एपिटाइट लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सब आ गए इसके शुरुआती लक्षण। अब जो मेन लक्षण आते हैं ना, उसमें आता है फेस का डिस्कलरेशन, संकन आईज जो हैं वो अंदर संकन हो जाती हैं, और हेयर जो हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, नेल्स आपके ब्रिटल हो जाते हैं, फिर थकान बहुत जल्दी हो जाती है, चक्कर आ जाना, फेंटिंग हो जाना, ये इसके सीवियर इफ़ेक्ट्स हैं। तो पांडु रोग या अनीमिया, इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो ये बताया गया है कि निदान परिवर्जन, निदान मतलब कारण, जो इसका कारण है, कारण को हटा देना, कारण को अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल से हटा देना। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन के बाद मैं बात करूंगी आहार की। संतुलित आहार लेना, भरपूर मात्रा में आहार लेना, और आहार में अपना विटामिन सी का अधिक सेवन करना। विटामिन सी में आंवला आ जाता है, आंवले का जूस का सेवन कर सकते हैं। आंवला जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो आंवला का सेवन करना। लेमन जूस, लेमन जो है वो भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो लेमन जूस का सेवन करना। यदि आप खाना खा रहे हैं, खाने में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करना, लेंटिल्स का सेवन करना। फिर कैरेट्स और बीटरूट, जिसको आप चुकंदर और गाजर दोनों चीज़ें आप खाएं, तो ये भी रक्त की वृद्धि करेगा। पोमीग्रेनेट, अनार जिसे कहते हैं, अनार के सेवन से, अनार का जूस लेने से, इवन अनारदाने की चटनी खाने से आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है। तो ये थे आपके कुछ आहार जिनसे आप वो अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा सकते हैं। और भी जैसे किशमिश जो है, वो ब्लैक किशमिश जिसको कहते हैं, ब्लैक रेजिन्स कहते हैं, इसे रात को अगर पानी में भिगो दिया जाए और सुबह ये सोक्ड रेजिन्स को विद वाटर ले लिया जाए, तो ये भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, ये भी अनीमिया को दूर करने में सहायक है। और डेट्स, जो खजूर है, खजूर में भरपूर मात्रा होती है आयरन की, और कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, तो खजूर का नियमित रूप से सेवन करना ये भी आपके खून को बढ़ाने का बढ़ा सकता है। फिर बात करूँगी तिल की। तिल में बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, तो तिल को अगर आप गुड़ के साथ सेवन करें, तिल चने के साथ सेवन करें, तो ये जो आते हैं, ये एडिशनल सपोर्टिव रोल्स प्ले करते हैं आयरन या हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में। ये कुछ आहार थे जो हमारे आयरन या हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब मैं इसके ट्रीटमेंट या फिर चिकित्सा वाले पार्ट पे आऊँगी। तो आयुर्वेद के अनुसार दो तरह की चिकित्सा है, शोधन और शमन। तो शोधन चिकित्सा, जैसे हम पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं, तो इसमें पंचकर्म का भी बहुत अधिक महत्व है। अगर अनीमिया जो है या पांडु रोग है, वो अत्यधिक वृद्धि हो गई है पांडु रोग की, तो अत्यधिक वृद्धि की स्टेज में चला गया, तो उसमें पहले हमें पंचकर्म करा के उसके जो उत्क्लेशित दोष हैं उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसके बाद हम शमन चिकित्सा या फिर मेडिसिनल थेरेपी पे आते हैं। तो शोधन में हम वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं, और दोष की दूषितता के अनुसार हम शोधन कराते हैं। फिर शमन चिकित्सा की बात करूँगी तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो अनीमिया को ट्रीट करने में हेल्प, जिनमें कि नवायस लौह, धात्री लौह, द्राक्षारिष्ट,
द्राक्षारिष्ट, इन सभी के साथ साथ और भी बहुत सारी जो है फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आती हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं ये अनीमिया को दूर करने के लिए। और पर इसका प्रयोग जो है वो आयुर्वेदीय चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। फिर बात करूँगी मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। अगर अनीमिया को ट्रीट ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या क्या परेशानियां हमें आ सकती हैं। अनट्रीटेड अनीमिया जो है वो सीवियर डिसऑर्डर, सीवियर प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। आयुर्वेद के अनुसार इसकी एक स्पेशल मैनिफेस्टेशन है या स्पेशल कॉम्प्लिकेशन है अनीमिया की। अगर पांडु रोग का सही रूप से चिकित्सा ना की जाए तो ये कामला को जन्म देता है। कामला का मतलब है जॉन्डिस। कामला को हम जॉन्डिस से कोरिलेट कर सकते हैं इन मॉडर्न साइंसेस। और क्या कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं रिप्रोडक्टिव एज में, फर्टिलिटी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्टाइल पीरियड जो है इनफर्टिलिटी आ सकती है। हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो रह सकता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस रह सकती हैं। फिर आपका जो मिसकैरेज हो सकता है। और ये सब और इनसे भी अधिक कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं अगर अनीमिया को ट्रीट ना किया जाए। से और कॉम्प्लिकेशंस मैं बताऊंगी तो एडिमा हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और लिवर डिसऑर्डर्स तक जा सकती है। तो अनीमिया एक छोटी सी कंडीशन नहीं है, छोटा सा डिसऑर्डर नहीं है, ये एक मेजर डिसऑर्डर है सोसाइटी का। और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसलिए प्रेवलेंट है कि फ़ीमेल्स अपना ख्याल नहीं रखती हैं, फ़ीमेल अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। तो अगर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका ये जो अनीमिया जैसी डिसऑर्डर है इसका उन्मूलन होना चाहिए, इसे ख़त्म होना चाहिए सोसाइटी से। हमारा जो हेमोग्लोबिन लेवल्स अच्छे रहने चाहिए, खास करके फीमेल्स के जिन पे बहुत बड़ा इस सांसारिक दायित्व होता है। तो यही कहूँगी कि इसका अगर अनीमिया हो जाता है तो इसको ट्रीटमेंट करें। और पहले तो इसका प्रिवेंशन करें, डाइट में अपनी आयरन रिच फूड्स को इंक्लूड करें। तो इतना ही कहूँगी अनीमिया के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। इसी बात के साथ मैं डॉक्टर प्रिया आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।